नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बात प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की हो रही है। 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा के पावन अवसर से शुरू हुए महाकुंभ का 36वां दिन है और अब तक महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या कई करोड़ पहुंच चुकी है। पवित्र स्नान के डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा अगर देखें तो 53 करोड़ के पार है। कल रविवार को ही करीब 1,49,00,000 श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी समेत तमाम घाटों पर स्नान किया। वीकेंड खत्म होने के बावजूद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही। बीते 2 दिनों से संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा है, जबकि आज अभी तक 60 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पर डुबकी लगाने की खबर है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र में सैटरडे और संडे के दिन नो व्हीकल जोन के आदेश को बढ़ा दिया है और मंगलवार तक मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। अब इस महाकुंभ के समापन में केवल 9 से 10 दिन बाकी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हर दिन लाखों श्रद्धालु इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। महाकुंभ में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सहूलियत के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं के लिए 117 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 28 फरवरी तक संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। इस बीच प्रयागराज शहर में भीड़ को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के तमाम स्कूलों को 20 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। प्रयागराज में जगह जगह होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को आगे भीड़ कम होने तक के लिए रोका जा रहा है। इस बीच महाकुंभ में तैनात किए गए पुलिस अफसरों की ड्यूटी भी 27 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है, ताकि कुंभ नगरी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं कुंभ नगरी में श्रद्धा और आस्था के तमाम रंग भी देखने को मिल रहे हैं, जिसका दीदार हम आपको करवा रहे हैं। आस्था की नगरी महाकुंभ में हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ जब शुरू हुआ था तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रयागराज में पूरे 45 दिनों में 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है। ये आंकड़ा लगभग 53 करोड़ के पार पहुंच चुका है और अब रोजाना करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा, लिहाजा सरकार ने आखिरी के 9 से 10 दिनों को लेकर भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसके लिए 10 दिन 10 एजेंडे पर काम किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रयागराज महाकुंभ में करीब 53 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब इसके समापन में महज 1.5 हफ्ते ही बचे हैं। आखिरी महास्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर है, लिहाजा इसके आयोजन में आगे भी कोई कमी न रहे, इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। आज से 10 दिनों तक सरकार कुंभ नगरी में 10 एजेंडे पर चलेगी। पहला एजेंडा, भीड़ खड़ी न रहे। यहाँ पुलिस और प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि भीड़ खड़ी न रहे, लोग चलते रहें ताकि पीछे आ रहे लोग भी स्नान कर सकें और किसी को कोई असुविधा न हो। दूसरा एजेंडा, ट्रैफिक। दूसरे एजेंडे में ट्रैफिक शामिल है, यानी सड़कों पर वाहन चलते रहें। न सिर्फ कुंभ नगरी बल्कि प्रयागराज के आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक संकट खड़ा न हो, जाम न लगे, ये कोशिश प्रयागराज पुलिस की रहेगी। लिहाजा यहाँ 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इनकी क्लास ऑनलाइन चलेंगी, क्योंकि स्कूल खुलने से सुबह गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, हम लोग एक्टिव हैं, हम लोगों की प्लानिंग अच्छी है और हम लोग फील्ड पे उपस्थिति है। सब जगह सेंसिटिव पॉइंट्स पे हमारे ऑफिसर्स रहते हैं। सिचुएशन हमारे अच्छे तरीके से परखी हुई है, सब लोग के कंट्रोल में है, तो अच्छे तरीके से व्यवस्था रहेगी। तीसरा एजेंडा, सोशल मीडिया पर नजर। तीसरे एजेंडे में सोशल मीडिया भी है। मसलन कोई अफवाह न फैले, कोई फर्जी खबर या तस्वीर पोस्ट न की जाए जिससे किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल बने। इसके लिए सोशल मीडिया पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। चौथा एजेंडा, घाटों पर खास इंतजाम। घाटों के किनारे भी खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि वहां श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। साथ ही नाव पर कुछ रेस्क्यू कर्मी भी तैयार रहते हैं, ताकि अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा गहराई में चला जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। पांचवा एजेंडा, पार्किंग। 5वें एजेंडे में पार्किंग है।
पुलिस प्रशासन लगातार निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने की अपील कर रहा है, वरना इधर उधर वाहन खड़े करने से बाकी लोगों को दिक्कत होती है। छठा एजेंडा, एंट्री पॉइंट पर चेकिंग। संगम में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए हैं, जहां बारीकी से चेकिंग हो रही है। सातवां एजेंडा, स्वच्छता का ध्यान। सातवें एजेंडे में स्वच्छता है, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इधर उधर गंदगी न फैले, इसके लिए सफाई कर्मी घाटों और पूरे कुंभ क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं। आठवां एजेंडा, मॉनिटरिंग। आठवें एजेंडे में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग है, यानी इसके जरिए पूरे महाकुंभ पर नजर रखी जा रही है ताकि कुछ भी संदिग्ध होने पर तुरंत कदम उठाए जा सकें। नौवां एजेंडा, वीकेंड पर और एहतियात। वीकेंड को लेकर भी खास प्लानिंग की गई है। पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी भारी भीड़ को देखते हुए नो व्हीकल जोन घोषित किया जा सकता है। 10वां एजेंडा, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी खास इंतजाम। 10वें एजेंडे में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट हैं, जहां से भीड़ की प्रयागराज में एंट्री होती है, लिहाजा वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि संगम जाने वाले श्रद्धालु आसानी से बाहर निकल सकें और घर लौटने वाले श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आसानी से अंदर दाखिल हो जाएं। पुलिस की ड्यूटी है और ऑफिसर्स सब जगह तैनात हैं। अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं और जो कुंभ मेला के एंट्री पॉइंट्स हैं, कुंभ मेला के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सभी बड़े वेल मैनेज्ड हैं। कहीं भी ट्रैफिक चौक होने की सिचुएशन आज नहीं आई। इनफैक्ट पिछले कई दिनों में नहीं सूचना कोई इस तरीके की मिली। अच्छे तरीके से चीजें आगे जाए। महाकुंभ क्षेत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है, वो लगातार यहाँ जायजा ले रहे हैं। उन्होंने हवाई सर्वे भी किया। आखिरी 10 दिनों को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ अपील भी की है। सीएम ने श्रद्धालुओं, संतों और आम लोगों को छोटी छोटी बातों पर खास ध्यान देने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा न करें, बल्कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, जिससे सभी को पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सुगम अवसर मिल सके। महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सभी श्रद्धालुओं से आह्वान है कि वे स्वयं भी स्वच्छता का पालन करें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। 52 करोड़ लोग तब यहाँ डुबकी लगा पा रहे हैं जब माँ गंगा और यमुना में और माँ सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जो अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया। यकीनन सरकार खुले दिल से श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इस आखिरी दौर के स्नान को लेकर भी मेला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रयागराज से संतोष कुमार और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में आज क्या माहौल है, किस तरह से भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। सिमर चावला दिखाते हैं आपको। प्रयागराज महाकुंभ के 36वें दिन भी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ रहा है। सिर्फ रविवार को 1,49,00,000 श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आके स्नान किया और हर दिन करोड़ से ऊपर श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और ये बताया जा रहा था शायद कि आज भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पीछे अगर आप देखेंगे हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम नोज की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार स्नान करने के लिए यहाँ पे कई किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो खासे इंतजाम भीड़ को देखकर किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर थोड़ी दूर में इसी तरीके की बैरिकेडिंग करके पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि जो भीड़ है उसे कंसोलिडेट ना होने दिया पाए। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनको यहाँ पे स्टेशन रखा गया है और भीड़ को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पुलिस वालों को ड्यूटी पे रखा गया है। राय तरफ आप देखेंगे हर थोड़ी दूर में ऐसे पुलिस वाले खड़े हैं जो लोगों को समझा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। पीछे अगर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ नो व्हीकल जोन तो घोषित कर दिया गया है और अब जो मेले के अंदर की गाड़ियां हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है बैरिकेडिंग बना के।
कोई गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जा रही है, सिर्फ पुलिस की और प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो अंदर जाने दी जा रही है। और यहाँ पर जो है अंदर कई दिनों से मेले क्षेत्र में जो गाड़ियां थी उनको बाहर निकाले जा रहा है, लेकिन अंदर किसी गाड़ी को फिलहाल जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भारी भीड़ जो है अभी भी मौजूद है। फिलहाल श्रद्धालुओं की बात करें तो 117 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं रेलवेज द्वारा। कहीं ना कहीं भीड़ जो है स्टेशन पे वो कम होने पाए, लोग आसानी से पहुंचने पाए। प्रशासन द्वारा जो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया है 26 फरवरी तक। कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है 20 फरवरी तक। और उसके बाद पुलिस की जो ड्यूटी है, अफसरों की जो ड्यूटी है वो तब तक के लिए बढ़ा दी गई है जब तक ये भीड़ रहेगी। यानी जब तक भीड़ रहेगी अधिकारी छुट्टी पे नहीं जा सकते और उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तमाम इस तरीके के एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं स्टेशन के पास, और जब तक ट्रेन आपकी शेड्यूल नहीं होती है तब तक आपको स्टेशन नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरीके से ग्राउंड पे जाकर, माइक्रो लेवल पे जाकर प्रशासन अब उतर आया है और भीड़ मैनेजमेंट के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। वहीं इन श्रद्धालुओं को स्थानीय लोग अपने अपने तरीके से भी मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वो रास्ते में हो या फिर घाट पर। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें इंसानियत की बड़ी मिसाल हैं। प्रयागराज के रास्तों में कई जगह आपको ऐसे मददगार मिल जाएंगे। देश और विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पुण्य कमाने कुंभ नगरी आ रहे हैं, तो यहाँ के बाशिंदों ने भी अपने लिए पुण्य कमाने का अलग रास्ता निकाला। इन्होंने सोचा कि क्यों ना श्रद्धालुओं की सुविधा का इंतजाम किया जाए। बढ़ते तापमान के बीच कई किलोमीटर चलते चलते जब श्रद्धालु थक जाते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन स्वयं सेवियों ने एक पहल की और इन श्रद्धालुओं को पानी की बोतलें बांटी, साथ ही बिस्किट के पैकेट भी दिए। सुबेदारगंज स्टेशन से आ रहे हैं, कोई जंक्शन से आ रहा है, कोई रामबाग से आ रहा है और काफी थक जा रहे हैं पैदल चलते चलते। उनके लिए कल से हम लोगों ने बिस्किट और पानी की व्यवस्था की है कि उनको कुछ आराम मिल जाएगा और कुछ उनको एनर्जी मिलेगी। व्यवस्था बहुत अच्छी दिख रही है, अच्छे चल रहा है यहाँ पे प्रयागराज में, कोई बात नहीं। मददगारों में ये मजदूर भी हैं। घाटों के किनारे से श्रद्धालु पानी में न बह जाएं, इसके लिए बोरी में भरकर बालू डाली जाती है। रोजाना लाखों लोग इन बालू की बोरी पर चढ़कर संगम में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में ये बोरियां हर दूसरे दिन बदली जाती हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसी काम में ये मजदूर जुटे रहते हैं। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए जो घाट बनाए गए उन पर भी एक व्यवस्था अचूक थी और ऐसी व्यवस्था थी जिसको लगातार बनाए रखना पड़ा था। ये आप देखिए कि ये घाट है एक ऐसा ही, और घाट पर आपको जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐसी बोरियां नजर आएंगी। ये बोरियां है जिसमें बालू भरी हुई है। इन्हीं बोरियों पर चढ़ करके आप आराम से जब जाते हैं तो वहां पे घाट पे स्नान करने के लिए आपको मौका मिलता है। लेकिन रोज दबाव बढ़ता है, लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ चुके हैं और ऐसे हर एक घाट पर रोजाना में लाखों लोग आते हैं, तो उनकी वजह से दबाव बढ़ता है, बोरियां फट जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोरियां फट जाती है तो उनको छोड़ दिया जाता है, उनको भी लगातार भरा जाता है, बोरियां बदली जाती हैं। मेरे पीछे आप सामने आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। ये सामने बालू का ढेर है, ये हर एक घाट के आसपास इसी तरीके से बनाया हुआ है। ये बालू का ढेर है जहां पर बोरियों को भरा जा रहा है। बोरियों को भरने के बाद जो घाट पर बोरियां फट गई हैं, खराब हो गई हैं, पानी में डूब गई हैं, जहां पर घाट खराब हो गए हैं, उनको फिर से सुव्यवस्थित किया जाएगा। संगम नोस से लेकर अरेल और झूसी समेत कई जगहों पर घाट बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई दिक्कत न आए। इन्हीं घाटों पर ये मजदूर काम संभाले हुए हैं। बालू का ये सुरक्षा बेड़ा श्रद्धालुओं के काफी काम आता है। सब लोग आते रहते हैं, स्नान करते हैं, घाट खराब होता जाता है, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। मतलब ये लगातार काम चलता रहता है हमारा। अच्छा, घाट बनाना? हाँ, घाट का काम लगातार चलता रहता है।
एक बोरी जैसे मान लीजिए आपने लगाई घाट पर, कितने दिन चल पाती है? कल 2 दिन चल पाएगी बस। अच्छा। बस, हाँ, लगातार काम चलता रहता हमारा। मतलब एक बोरी जो घाट पे लगाई गई होती है वो 2 दिन चलती है, उसके बाद वो खराब हो जाती है, फट जाती है, क्या हो जाता है? बह जाती है, मतलब धारा तो पब्लिक इतनी नहाती है कि वो बह जाती है और कोई फट जाती है तो हमको चेंज करना पड़ता है उसको, बोरी को। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये आप लोग भर रहे हैं। हाँ, अब ये कहाँ जाएंगी ये बोरी? घाट पे जाएगा, ये घाट पे लगाई जाएगी। घाट पे लगाई जाएगी। जाहिर है पर्दे के पीछे के असली हीरो ये है। कोई पानी पिला रहा है तो कोई घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम में जुटा है। प्रयागराज से संतोष कुमार और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ वो आस्था है जहां हर श्रद्धालु एक बार डुबकी लगा लेना चाहता है। वो आस्था जहां ना तो लोगों को भीड़ का डर है, ना ही धूप और गर्मी का एहसास है। यही वजह है कि हर तरफ कुंभ जाने वाले लोगों का रेला लगा है। रेलवे स्टेशन हो या फिर सड़कों पर या फिर हवाई मार्ग, हर तरफ कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कुंभ के लिए रवाना हो रहे इन श्रद्धालुओं की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुंभ के लिए लोगों में आस्था सबसे ऊपर है। महाकुंभ 2025 में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और आने वाले बाकी बचे कुछ दिनों में यह आंकड़ा जल्द ही 60 करोड़ को पार कर सकता है। हम आपको प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के तमाम रंग दिखा रहे हैं। महाकुंभ में हमारे संवाददाता एक ऐसे शिविर में पहुंचे जहां पूरी तरह से गौवंश को ये पूरा जो कैंप है समर्पित है। यहां पर एक अनूठा अभियान चल रहा है। अहम बात यह है कि नमामि गौ मातरम नाम के शिविर की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है बैल बचाओ अभियान। यहां पर खेतीबाड़ी और दूसरे कामों में बैल के इस्तेमाल के लिए जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर के संचालक राहुल शर्मा ने बताया कि बैल बचाओ अभियान का क्या मतलब है और इसकी अहमियत क्या है। आपने देखा कि जब से ही ट्रैक्टर आया बैल वापस बाहर आ गया, क्योंकि उससे हल नहीं चल रहा है। जैसे ही गाड़ियां आई, जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बैलगाड़ी चला करती थी वो वहां से ऑब्सोलीट हो गई, तो बैलों की यूटिलिटी खत्म हो गई। अब किसी भी चीज की जब यूटिलिटी नहीं होती है, उसको कितना भी आप धर्म से जोड़ने की कोशिश करें, उसे नहीं बचाया जा सकता। सारी दुनिया में आप देख रहे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी गौशालाएं हैं, वो गौवंश की तो बात करती हैं लेकिन बछड़ों की बात नहीं करती, बैलों की बात नहीं करती। तो हमने सोचा क्यों न हमारे बैलों को वापस हमारे प्रोडक्टिव सिस्टम में लाया जाए, इको सिस्टम में लाया जाए, इनसे प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल की जाए जैसे पहले की जा रही थी। तो हमने ये कच्ची घानी लगाई है जिसमें 2 बैलों की जरूरत होती है और इससे आपको पूरे न्यूट्रिशन भरा हुआ तेल मिलता है। जो आप रिफाइन खा रहे हैं वही रिफाइन या जो आटा आप खा रहे हैं मशीनों का पिसा हुआ जिसमें व्हाइटनिंग एजेंट होता है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, उस आटे की वजह से और हमारे खान पान के बदलाव की वजह से, सब्जियों में और फलों में पड़ने वाले इंसेक्टिसाइड की वजह से हम सारे अस्पताल के मुहाने पर खड़े हैं। हमें वापस लौट कर आना है। 50-60 साल पहले जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे थे उसकी तरफ मुड़ना है। प्राकृतिक खेती बिना गोबर तो हो नहीं सकती, तो बिना गोबर हो नहीं सकती। क्या सिर्फ गायें बचेंगी, नंदी नहीं होंगे, बछड़े नहीं होंगे, तो क्या पूरा इकोसिस्टम हम आगे आने वाली जनरेशन को दिखा पाएंगे? हम नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए किसान को बैल को नहीं बचाना है। बैल जो घानी से तेल निकाल रहा है, बैल अपनी कमाई खुद कर रहा है, किसान का परिवार पाल रहा है, किसान का पेट भी पाल रहा है। इसी तरह से जो चक्की हमने लगा रखी है उसको चलाने के लिए 4 बैलों की जरूरत होती है। तो ये 6 बैल एक किसान अपने घर लगा करके 6 बैल बचा सकता है। इसी तरह से अगर इसकी रिप्लिका हम बनाएं कि एक कस्बे में 25 लोग, क्योंकि घानी की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, वो 12,000 रुपए की घानी है जो अफोर्डेबल है। 12,000 की घानी 25 लोग लगा करके क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे किसान समूह बना करके खेती करते हैं, फलों की सब्जी भी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्लस्टर बना करके अगर आप इसमें से प्रोडक्शन लेते हैं और उससे जो गोबर बचता है वो आपके खेती के भी काम आता है और उसके बाद उससे गोकास्ट बन सकता है। गोकास्ट अगर हम हमारे अंतिम संस्कार में उसका 30% भी इस्तेमाल करें तो सालाना आप पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख पेड़ों को बचा पाएंगे और 25 लाख पेड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी नई ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और उसके साथ साथ उतने गोकास्ट को बनाने के लिए 6 लाख बैलों की जरूरत है। ये बैल बचाने का अभियान कब से शुरू किया और उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना, क्यों चुना? उत्तर प्रदेश इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका गायों के प्रति लगाव है और सनातनी है और जहां आपकी आवाज सुनी जाती है वहीं आपको बोलना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम राजस्थान के हैं लेकिन शायद वो जंगल है हमारे लिए और हमें यहाँ लगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। महाकुंभ में क्यों? महाकुंभ में इसलिए क्योंकि लोग यहाँ आते हैं,
सारे संत महात्मा यहाँ होते हैं। बहुत सारे संतों से, महात्माओं से हमारी यहाँ मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद हमें मिला और जितने संत महात्मा हैं उन सबके यहाँ गौशाला होती है, सबके यहाँ हमारा कैलेंडर पहुंचा है और आगे आने वाले समय में सबके जो गौशालाएं हैं उनमें जाया जाएगा। कैसे गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए और कैसे सिर्फ सरकारी अनुदान पर चलने वाली गौशालाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम हम ये कर रहे हैं कि अलग अलग जो 40 गौवंश पूरे हिंदुस्तान में है उनके गोबर गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके जो बैल हैं नंदी हैं उनके गोबर गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं। उससे ये कुंभ का मेला जो है, ये 2 कुंभ है यहाँ, गायों के कुंभ के, गायों का समुद्र, गायों के गोरस का समुद्र मंथन भी हो रहा है, एक तरह का गोरस मंथन हम उसे कहते हैं। और उस पर रिसर्च हमारी जारी है। उससे जो पाउडर फॉर्म में उत्पाद बनेगा वो प्राकृतिक खेती के काम आएगा, आपके सीवर के पानी को, गंदे पानी को ट्रीट करने के काम आएगा। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।